नेशनल सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप एक एथलीट हो तो आपको स्पोर्ट्स कोटा मिलेगा। ये MS धोनी की जिम है। चाहे वो फिटनेस मॉडलिंग की बात हो, चाहे वो जिम कोच की बात हो, न्यूट्रिशन के लिए कोर्सेज हैं, इसमें डिप्लोमा भी है, डिग्री भी। TNHE ये इग्नू कराता है। ठीक है। हमारे राज्य में आने वाला जो प्रतियोगिता है वो कब हो रही है? बच्चा ट्रेनर बन सके, कहीं पर अपना भविष्य बना सके, इसलिए राज्य स्तर पर खेलना इसलिए ज्यादा अहम है कि ये आपको एक्सपीरियंस भी दे रहा है। 17 में था ये काशीपुर में हुआ था और 2019 में ये हुआ था नैनीताल में। गुरुओं की बात होती थी, आज क्या है कि हर व्यक्ति गुरु है। गुरु का सम्मान नहीं, गुरु की बात का मान नहीं। आपका डोप टेस्ट होगा, ये किसी ऐसी जो एंटी डोप ड्रग्स होती हैं वो तो नहीं ली। बॉडी बिल्डिंग में जो भी नंबर दिए जा रहे हैं वो प्रतिभागी की सिमट नहीं लगता कि देहरादून के अंदर उनसे ज्यादा सम्मानित गुरु या सम्मानित व्यक्ति मेरे लिए कोई। देहरादून में सबसे नाम जो है, एक बॉडी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो सिर्फ शर्मा सर ही थे। प्रथम आप ये डिसाइड करें कि आपको बॉडी बिल्डिंग में कॉम्पिटिट करना है या मेंस फिजिक। गिल का बहुत ट्रेंड चल रहा था, मैगी खा के बॉडी बनाओ, प्रोटीन में अल्कोहल डाल के पियो, मैं बर्गर खाता हूँ पोस्ट वर्कआउट में, KFC खा रहा हूँ, या अलग अलग तरीके के लोग हैं पेचीदा हरकतें करते हैं कि युवा पीढ़ी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स या हीरो या किसी भी अपने आइडल पर्सन को देख के उसकी जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं, लेकिन उस बॉडी के पीछे के काले सच के चलते वो कुछ भी चीज कंज्यूम करने के लिए राजी बैठे हैं। तो भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ एकदम भाई। तो भाई जैसे आपको पता है ये टॉपिक है बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कि बॉडी बिल्डिंग में स्कोप है जॉब का कि नहीं है जी। तो हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे जी कि जो बॉडी बिल्डिंग करियर है, जैसे कोई आज का युवा को फिटनेस का बहुत शौक है, फिटनेस में अपना करियर ढूंढना चाहता है जी। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है जी, और है तो किसमें, गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा है या फिर प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है? देखो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही सेक्टर्स में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो। हाँ, करियर अपॉर्चुनिटी है, बॉडी बिल्डिंग में करियर अपॉर्चुनिटी है। वो डिपेंड करता है पर्सन पे, वो कितना मेहनत कर रहा है, वो किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है। अपॉर्चुनिटी है, सरकारी विभागों में नौकरी है, स्पोर्ट्स कोटा लगता है बॉडी बिल्डिंग का। नेशनल सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप एक एथलीट हो तो आपको स्पोर्ट्स कोटा मिलेगा। वो अलग अलग विभाग हैं, जैसे रेलवे है, इंडियन आर्म फोर्स, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आपकी राज्य पुलिस हो सकती है, CRPF, ITBP, इस तरीके के जितने भी हैं, और बहुत सारे जिसमें भी स्पोर्ट्स कोटे लगते हैं, सब में अधिकतर में बॉडी बिल्डिंग का स्पोर्ट्स कोटा मान्य है। ये है सरकारी जॉब के लिए, ये सरकारी जॉब के लिए। इसके लिए स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर हमें बॉडी बिल्डिंग में लगाना है, इसका प्रोसीजर क्या है? जैसे हमने 12th पास कर ली, बिल्कुल 12th पास के बाद आदमी करे क्या जिसे बॉडी बिल्डिंग में अपना स्पोर्ट्स कोटे के लिए अप्लाई करना है? बिल्कुल, उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जैसे किसी भी स्पोर्ट्स में हमें स्पोर्ट्स कोटा के लिए, मतलब अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा चाहिए तो क्या चाहिए? नेशनल सर्टिफिकेशन। नेशनल सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखें पहले, ये जैसे आपने अभी बात करी है कि कोई बच्चा है, नवयुवक है जो 12th पास आउट किया है, उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो उसमें कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? तो कैसे करेगा? आपने अपने राज्य स्तर से शुरुआत करनी है, जैसे कि हर स्पोर्ट्स में होता है, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और फिर नेशनल स्तर पे। तो आप राज्य स्तर पर होने वाली जो भी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता है, जो जैसे हम अभी उत्तराखंड में से बात कर रहे हैं, तो यहाँ की जो फेडरेशन है, एसोसिएशन उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग, UBBF, उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जो एफिलिएट है किससे? IBBF से, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन किससे है? IFBB, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। तो हर एक राज्य की अपनी एक बॉडी बिल्डिंग की संस्था है। ठीक है, जो एफिलिएट है राज्य, वो केंद्र सरकार से। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमें पहले इसका जैसे स्टार्ट करना है किसी को, बिल्कुल, तो जिला स्तर से स्टार्ट होती है ये कि जनपद, मतलब उससे राज्य स्तर से स्टार्ट होगी है। उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के काफी सारे कंपटीशन होते हैं। जो भी प्रतिभाग करना चाहता है उसके लिए पहले वो डेट देखे कि कब है, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये हम उनकी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। बिल्कुल। क्या साल में कितनी बार होते हैं? साल में ये 2 या 3 बार होते हैं। उत्तराखंड में इतने ज्यादा कंपटीशन अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी कंपटीशन होने के लिए आयोजक ढूंढता है स्पॉन्सर। जी। जितने ज्यादा स्पॉन्सर होंगे उतना ही बड़ा शो होगा। जी, ठीक है।
तो उत्तराखंड में होते हैं 300 से 400 हर सालाना होते हैं। और किस किस जगह पे होते हैं? ये तो देखो जो फेडरेशन वाले हैं जी, वो एक शहर को डिसाइड करते हैं। ठीक है। देहरादून में तो काफी लंबे समय से नहीं हुआ है, ठीक है। राजधानी है वैसे उत्तराखंड की, लेकिन इससे पहले मतलब काफी समय हो गया यहाँ पर नहीं हुए। लास्ट 2 इयर्स में हुए होंगे, क्योंकि पहले तो कोरोना काल चल रहा था 2021 तक तो, लेकिन 22 में 23 में। और जैसे कि हल्द्वानी, काशीपुर, नैनीताल, इन राज्यों में कुमाऊं मंडल के जो ये वो जिले हैं, इसमें कंडक्ट की जाती है बॉडी बिल्डिंग की। आप भी किसी बॉडी हाँ, मैं बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन उत्तराखंड लेवल पे मैंने खेला हुआ है। 2017 में था ये काशीपुर में हुआ था, और 2019 में ये हुआ था नैनीताल में। उसका कुछ हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करें कि हाँ, उस समय किन किन बातों का ध्यान रखें, हाँ, या फिर अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखें। देखो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले डिसाइड करें कैटेगरी क्या है। एक बच्चा है जो मेंस फिजिक्स में खेलना चाहता है, ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जो हाइट के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग वेट के अनुसार हो रही है, वेट कैटेगरी में। ठीक है। मेंस फिजिक हाइट के अकॉर्डिंग हो रही है। तो सर्वप्रथम आप ये डिसाइड करें कि आपको बॉडी बिल्डिंग में कॉम्पिटिट करना है या मेंस फिजिक में कॉम्पिटिट करना है। इन दोनों में अंतर क्या है, बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक में? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने भी। इसका सही उत्तर ये है कि जैसे एक मसल मास है, किसी व्यक्ति ने बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू करी, एक्सरसाइज, अब उसके शरीर में इतनी जल्दी तो बहुत ज्यादा बलिष्ठ हो नहीं जाएगा, वो बहुत बड़ा तो हो नहीं जाएगा। तो क्या है कि कम शरीर में प्रतियोगिता के लिए मेंस फिजिक रखा गया। ठीक है, कि भाई आप शुरुआती दिनों में बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपके शरीर में इतना बड़ा मसल मास नहीं है, और अभी आपको 2 साल हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि ट्रंक पहनते हैं, आपकी थाइज भी पूरी शो नहीं हो रही होंगी। ठीक है, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग में छोटा सा पहनते हैं, हाँ। इसमें बोर्ड शॉर्ट्स होते हैं, शॉर्ट्स बोलते हैं, बोर्ड शॉर्ट्स बोलते हैं। तो ये बोर्ड शॉर्ट्स में पहन के करते हैं, थाइज घुटने तक होते हैं। तो जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग में शुरुआत कर रहा है तो पहले इस स्तर से करेंगे। ठीक है, मेंस फिजिक से। इसमें ज्यादा बल्क नहीं चाहिए, बहुत बड़ा ह्यूज साइज नहीं चाहिए, कम, मतलब कि इसमें कटिंग जो मेन है, कट्स, आपके कोर जो है वो बहुत, और सिमेट्रिकल बॉडी मेंस फिजिक में। जब एक व्यक्ति काफी लंबे समय तक बॉडी बिल्डिंग करके अपना आपको ह्यूज बना लेता है, तो मेंस फिजिक के जो जज होते हैं ना, अब वो आपको बोल देते हैं कि अब आप इस कैटेगरी में मत खेलो, अब आप बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में खेलो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भाई आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? अब दोबारा ग्रेजुएशन तो कर नहीं सकते ना, मास्टर्स कर सकते हो। जी जी। तो इसी प्रकार से जैसे मेंस फिजिक खेल लिया, मेंस फिजिक के बाद आपका लेवल अप हो गया, तो अब आप बॉडी बिल्डिंग में खेलें। अच्छा, कोई डायरेक्ट ही बॉडी बिल्डिंग खेल सकता है? बिल्कुल सर, वो स्किप करके बिल्कुल खेल सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है मैंडेटरी कि आपको ये 2 चरणों को पार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अपनी जीत को सुनिश्चित करना। ओके, ठीक ठीक। अब भाई उदाहरण के लिए बात करना चाहूंगा, आप इतने बड़े ह्यूज बल्क में नहीं है, तो एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा ह्यूज बल्क में, तो सिंपल सी बात है कि वो जीतेगा। जी जी जी। लेकिन जहां मेंस फिजिक में अगर आप कॉम्पिटिट करते हैं, आप पे ह्यूज बल्क में मास नहीं है, तब भी आपके जीतने की संभावना है, क्योंकि वहां पर प्रतिभागी आप ही के जैसे हैं। समझ रहे हैं ना? ठीक है, आप उत्तराखंड लेवल पे जीत गए। सर्वप्रथम बात यहाँ से शुरू हुई थी कि कैसे अप्लाई। जी जी जी। कोई भी बच्चा पहले अपनी कैटेगरी डिसाइड करे, ठीक है, उसे मेंस फिजिक में खेलना है या बॉडी बिल्डिंग में खेलना है। ठीक, पहला। दूसरा चरण, वो देखे कि हमारे राज्य में आने वाला जो प्रतियोगिता है वो कब हो रही है कंडक्ट। ठीक है, मतलब कि उसके लिए कितने माह का समय है हमारे पास। उस समय को मद्देनजर रखते हुए अपने कंपटीशन की तैयारी करें, किसी अच्छे गुरु की शरण में जाएं जो आपको सही से ज्ञान दे सके, क्योंकि आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे तो सारा नॉलेज मिल ही रहा है। जी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग मिसगाइड हो जा रहे हैं। जब एक ही चीज को 5 अलग अलग तरह से कहा जाता है, तो जो सुनने वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी बात पर विश्वास करें। इस चीज को दूर कैसे किया जा सकता है? देखो, दूर करने का एकमात्र ही तरीका है कि आपको फिजिकल गुरु चाहिए। ठीक है, ये जो है वर्चुअल गुरु हैं। हाँ भाई, मोबाइल में दिखने वाले ये वर्चुअल गुरु हैं। आप उस चीज को भूल गए जहाँ पे द्रोणाचार्य की बात होती थी। जी जी जी। गुरु दक्षिणा की बात होती थी, गुरुओं की बात होती थी। आज क्या है कि हर व्यक्ति गुरु है, गुरु का सम्मान नहीं, गुरु की बात का मान नहीं। जी जी, है ना? तो पहले एक अच्छा गुरु अपना बनाएं, उसके गुरु के अंडर गाइडेंस में आप अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन करें। उनको बताएं मैं इस कैटेगरी में आने वाले अपने अपकमिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहता हूं, इस वेट कैटेगरी में या इस हाइट कैटेगरी में मैं खेल रहा हूं, क्या मेरा स्केड्यूल होना चाहिए, डाइट स्केड्यूल, वर्कआउट स्केड्यूल, वो आपके गुरु आपको गाइड करेंगे। ठीक है, जब आप इसके लिए तैयार हो जाएं,
उसके लिए रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी, रजिस्ट्रेशन फीस करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, उसके अंतर्गत आप उसमें कॉम्पिटिट करें, बहुत अच्छे से अपना जौहर दिखाएं। अगर आप उसमें जीत जाते हैं तब फिर नेशनल स्तर पर होने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं उनके लिए डेटों को देखेंगे, कब आने वाली डेट्स हैं, उन डेट्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जब वो डेट्स आ जाएं, रजिस्ट्रेशन की डेट आ जाएं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करें। उसमें रजिस्ट्रेशन भी तभी होगा, क्यों? क्योंकि जैसे ऐसा नहीं है कि आप उसे राज्य स्तर पर खेल के नहीं जा सकते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर खेलना इसलिए ज्यादा अहम है कि ये आपको एक्सपीरियंस भी दे रहा है, आपके अंदर की कमियों को निकाल रहा है। भाई आप जब छोटी स्टेज पर खेलोगे तब आपको ये पता रहेगा कि मैंने यहाँ पर गलती करी, मुझे यहाँ पर सुधार करना चाहिए। ये अनुभव होता है स्टेज पर चढ़ने का। सीधा ही बड़ा नहीं करते, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह से राज्य स्तर की प्रतियोगिता खेले सर्वप्रथम, फिर उसके बाद नेशनल स्तर की प्रतियोगिता के लिए प्रतिभाग का अपना रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, फेडरेशन में जाएं, अपना वहां पे कंपटीशन खेलें, उसकी प्रिपरेशन करें, अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, गुरु की शरण में रहें। फिर वहां पर जब आप खेलेंगे, अगर आपको वहां पर गोल्ड जीतते हैं या कोई भी आपकी पोजीशन जो आती है, उसके बाद आपका डोप टेस्ट होगा कि किसी ऐसी जो एंटी डोप ड्रग्स होती हैं वो तो नहीं ली गई हैं अपने द्वारा। उस टेस्ट को अगर आप पास करते हैं तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट है बॉडी बिल्डिंग का नेशनल सर्टिफिकेट, जो इस्तेमाल होगा स्पोर्ट्स कोटा में। अच्छा, उसमें सिर्फ ये सर्टिफिकेट सिर्फ जीतने वालों को मिलता है, जो जीता जी, कि पार्टिसिपेंट को मिलता है? देखो पार्टिसिपेंट को मिल रहा है, लेकिन उसकी बहुमूल्यता नहीं है। अच्छा, जो स्पोर्ट्स कोटे में लगेगा वो कैसे लगेगा? भाई आप उत्तम हो तभी तो मिलेगा। तो इसमें कितने लोग को ये मिलता है? 3 लोगों को जैसे इनाम मिलता है, जैसे उस तरीके 3 लोगों को मिलता है, या फिर एक ही नहीं, इसमें जो टॉप 10 चुने जाते हैं, वैसे तो टॉप 10 चुने गए, टॉप 10 के बाद टॉप 5 हो जाते हैं। ठीक है। जो अधिकतर केसेस में ये देखा गया है, जितने भी प्रतियोगिताएं चाहे वो देश विदेश सब में होती हैं, टॉप 5 तक ही प्राइज मनी और मेडल या शील्ड या जो भी आपको मोमेंटम दिया जा रहा है वो सिर्फ ऊपर के शीर्ष 5 को दे रहे हैं, टॉप 5 को। 5वां, 4th, 3rd, रनर अप और फर्स्ट प्राइज वाला ये। और अगर इनको जो सर्टिफिकेट मिलता है जी, उनकी सबकी वैल्यू बराबर है, चाहे आप पहले पे आओ चाहे आप 5वें पे आओ, कि अलग अलग है? नहीं, देखो वैल्यू सबकी एक है, लेकिन वही वाली बात है ना कि गोल्ड इज गोल्ड, समझ रहे हो ना। और स्पोर्ट्स कोटे में काउंट कौन सा होता है? गोल्ड वाला काउंट होता है या फिर ये वाला भी काउंट होगा? नहीं, देखो स्पोर्ट्स कोटे में तो नेशनल स्तर पे तो प्रथम 3 तक होता होगा, मतलब मुझे एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन प्रथम 3 का होता है। जैसे कि ओलंपिक्स की मैं बात करना चाहूंगा। जी जी। ओलंपिक्स में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी एक तरफ हैं। जी जी जी। स्वर्ण, कांस्य और रजत, ये पाने वाले व्यक्ति अलग हैं। जी जी। इनको 3 को तो मिल ही गया ना। हाँ, इससे वो नीचे तो कोई कैटेगरी नहीं है। ये 3 मेडल है हमारे पास, गोल्ड है, सिल्वर है और वो है कांस्य ब्रॉन्ज मेडल है। तो इन 3 मेडल्स होल्डर को संपूर्ण कोटा मिलेगा जो स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत आता है। अब स्पोर्ट्स कोटे में ये मेरे को कंफर्म नहीं है कि नंबरों का क्या सिलेक्शन है। भाई गोल्ड वाले के चाहे 20 नंबर लग रहे हैं स्पोर्ट्स कोटे में, या फिर सिल्वर वाले के 15 लग रहे हैं, या ब्रोंज वाले के 10 लग रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कोटे में ये तीनों लोग आएंगे। ठीक है। और जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है, हाँ जी, उसमें जो नंबर दिए जाते हैं, हाँ, वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं? देखो बॉडी बिल्डिंग में जो भी नंबर दिए जा रहे हैं वो प्रतिभागी की सिमिट्री का अर्थ क्या है? जी जी। एक जैसा दिखना। ठीक है। किसी का अपर बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, लोअर बॉडी छोटा है, लोअर बॉडी छोटा है बड़ा लग रहा है, अपर बॉडी छोटा है, तो एक सिमिट्रिकल फिजिक, ठीक है, प्रोपोर्शनेट, चेस्ट ज्यादा बड़ी तो नहीं लग रही, शोल्डर छोटे तो नहीं लग रहे, मतलब एक ऐसा स्क्रिप्टेड पर्सन जो पूरी तरह से परफेक्ट है। उसकी मसल हार्डनेस अच्छी है, उसकी डेंसिटी अच्छी है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, सिमिट्री अच्छी है, उसकी पोजिंग अच्छी है, बकायदा ऐसे नहीं कि सिर्फ बॉडी ही अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी इसमें बहुत मायने रखता है। आप ये देख लो कि किसी भी चीज में आप चाहे कितने भी ज्ञानी है, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो व्यर्थ है। जी जी। हम बचपन में देखते थे कि हम भाई एक बच्चा है बहुत अच्छा लिखना, बहुत अच्छा पढ़ने में, याद भी रख लेता है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर में नहीं लिख पाता बच्चा। जी जी जी। नहीं आ रहे अच्छे नंबर। बजाय उसी के एक बच्चा ऐसा है कि पूरे साल शैतानियां कर रहा है, मस्ती खोरी कर रहा है, लास्ट के कुछ समय पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाता है,
क्या कि भाई इधर से देखा उधर से देखा या कैसे ही अपना स्मरण करा, कुछ भी करा, और बहुत अच्छे से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी की मोरल वैल्यू बता दी। अध्यापक यही देखना चाहता था कि भाई जो एग्जैक्टली क्या चीज है। तो इसी तरह से वहां पर है, पोजिंग का बहुत बड़ा रोल है बॉडी बिल्डिंग में। सिमिट्री हो गई, प्रोपोर्शनेट हो गया, हार्डनेस हो गई, ड्राई लुक हो गया, ये सारी चीजों को जब देखा जाता है तो हर एक चीज का नंबर है। जो वहां पे पैनल में जो जजेस बैठे हुए हैं वो इन्हीं सब चीजों को देख रहे हैं, नंबर देते हैं, हर एक चीज के नंबर दिए जा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सभी एक जैसे जी है ना। और उत्तराखंड में जी कोई ऐसा जिम या कोई ऐसा गुरु है जो इस बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करवाता हो, या फिर कोई मतलब अच्छे जो प्रोफेशनल ही करवा रहा है? बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल। देखो, जहां से मैंने सीखा है जी। मैं उसी चीज को आगे कन्वे करूंगा, और मुझे नहीं लगता कि देहरादून के अंदर उनसे ज्यादा सम्मानित गुरु या सम्मानित व्यक्ति मेरे लिए कोई है। वो है KN शर्मा सर, बॉडी टेम्पल जिम के फाउंडर हैं, वो ओनर हैं। बहुत ही उनका जिम है रायपुर में, किद्दूवाला में, ठीक है, और शहरों में भी उनकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। मैंने वहीं से सीखा है। बॉडी टेम्पल जिम वाले जो हैं ये बॉडी एनाटॉमी के कोर्स भी कराते हैं बच्चों को। मतलब ये बच्चों को भविष्य की इतनी अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि जिम तो करवा ही रहे हैं, जी, जिम के कोर्स भी करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चा ट्रेनर बन सके, कहीं पर अपना भविष्य बना सके। इसलिए अच्छा, वो लोग कोर्स कौन कौन से करवा रहे हैं? ये एनाटॉमी के कोर्स हैं, बॉडी मैकेनिक्स के कोर्स हैं, ये वर्कआउट से स्पेशलिस्ट कोर्स हैं कि जिसमें आपको वर्कआउट के बारे में समझाया जा रहा है, बॉडी ट्रेनिंग के बारे में समझाया जा रहा है, एनाटॉमी के बारे में समझाया जा रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में समझाया जा रहा है। ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, और थोड़ी सी डिटेल में आप उनसे संपर्क करके जान सकते हैं कि क्या क्या चीजें और हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितने समय सीमा है ना। 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं ये, बहुत मतलब मैं तो सबसे ज्यादा उन्हीं को रिकमेंड करूंगा, मतलब क्योंकि जेन्युइन पर्सन है, बहुत लंबा अनुभव है उनका, काफी मतलब 30 साल तो हो गए होंगे कम से कम। वो भी कंपटीशन में आप ये समझ लो कि उत्तराखंड में जो फेडरेशन है उसके वो अध्यक्ष हैं, थे, अभी तो नहीं है शायद, मुझे लगता है, लेकिन एक समय थे। और यहाँ तक कि वो खुद कंपटीशन भी कंडक्ट करवाते थे कि जिससे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक मंच मिले जहां से वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। तभी तो लोगों में प्रेरणा आएगी। क्यों लोग उनके जिम को ज्वाइन करेंगे, क्यों लोग आगे आगे आके उस चीज को ज्वाइन करना चाहेंगे जब अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई कोर्स भी करवा रहे हैं, कंपटीशन भी कंडक्ट कर रहे हैं सर। अब थोड़ा थोड़ा लेकिन बहुत सारे लोग आ गए हैं अब इस चीज में। देखो, पहले शर्मा सर की ही जिम हुआ करती थी, जी। बड़े यही थे सबसे, देहरादून में सबसे नाम जो है, एक बॉडी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो सिर्फ शर्मा सर ही थे। उसके बाद बहुत सारे लोग फैलने लग गए, धीरे धीरे नॉलेज फैलने लग गया। अब क्या है कि एक ही उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग जो फेडरेशन है उसी से एसोसिएट बहुत सारे अलग अलग भी फेडरेशन हैं, है ना। वो अपने अपने अलग अलग तरीकों पे अपने अपने स्तर पर कंपटीशन करवा रहे हैं। जिला स्तर पर देहरादून भी करा रहे हैं, ऋषिकेश में भी होते हैं, कुछ उत्तराखंड लेवल पे करा रहे हैं, उनके स्पॉन्सर्ड अलग हैं, ये सारी चीजें। भाई जिस प्रकार आप फिटनेस मॉडल भी हैं, हाँ, जिम कोच भी हैं, हाँ, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी किस में है? फिटनेस मॉडलिंग में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या फिर जिम कोचिंग में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, या फिर इन दोनों को कोई भी साथ में भी कर सकता है? बिल्कुल सही सवाल है, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है वो व्यक्ति किस जगह पर कार्य कर रहा है। ठीक है, चाहे वो फिटनेस मॉडलिंग की बात हो, चाहे वो जिम कोच की बात हो, आपको किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है, आप खुद के साथ कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। कैसे? एक आप अच्छी जिम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो चेन है, जैसे कि स्पोर्ट्स फिट है, ये MS धोनी की जिम है, स्पोर्ट्स फिट, ठीक है। ऐसी फिटनेस बे है, या जो चेन में चलने वाली बड़ी जिम है जैसे गोल्ड जिम है, यहाँ पर आप देख लो कि ट्रेनर्स ही 60-60, 70-70 हजार रुपए, लाख रुपए कमा रहे हैं। अब आप पूछेंगे ऐसे कैसे हो पा रहा है संभव? सैलरी बेस्ड एक अलग चीज है, 25 से 30 हजार रुपए या 15 से 20 हजार रुपए, ये आपकी सैलरी, ये औसतन सैलरी है। औसतन सैलरी है। अगर कोई व्यक्ति का अनुभव बिल्कुल नहीं है, वो फ्रेशर है इस फील्ड में और वो जिम इंस्ट्रक्टर की जॉब कर रहा है, उसकी न्यूनतम सैलरी 10 हजार से शुरू होकर 20 हजार रुपए तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, और यही मतलब इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है? इंक्रीमेंट इतने ज्यादा तो कोई भी आपको मालिक नहीं देगा कि आपके जैसे अदर जॉब्स में होता है कि भैया आपके परफॉर्मेंस को देख के या आपकी योग्यता को देख के
आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर आपकी योग्यता या आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप निरंतर समय दे रहे हैं, अनुभवी हो गए हैं, लंबा समय आपको उसी जगह पर कार्य करते हो गया, तो ओनर आप पे, जो जिम का मालिक है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके सैलरी में कितना इंक्रीमेंट करता है। कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि जी इतना बढ़ना ही बढ़ना है, पहला। ठीक है। दूसरा, आपने अभी मैंने मतलब अभी बोला कि किस तरह से वो लाख रुपए कमा सकते हैं। जी जी। जैसे जॉब के साथ इंसेंटिव जुड़े होते हैं सैलरी के साथ, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, वैसे भी इसी प्रकार से जिम में आप पर्सनल ट्रेनिंग देकर इंसेंटिव बना सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पर्सनल ट्रेनिंग को होल्ड कर रहे हैं या किस तरीके से ग्रैब कर रहे हैं। क्लाइंट्स को पकड़ना, उनको रिजल्ट्स देना, अपने आप को प्रूव करना कि मैं कितना, मेरे अंदर क्या नॉलेज है, मेरी क्या पोटेंशियल है, मैं आपके अंदर क्या चेंजेस ला सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए, आप चाहते हो एक मस्कुलर फिट बॉडी, मैं आपको पर्सनल ट्रेनिंग कराता हूँ, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आप माउथ टू माउथ प्रमोशन करते हो, आपका मित्र है भाई, जी जी, आपको मिले कि भाई कहाँ से कर रहे हो, अच्छा लग रहा है बॉडी, रिजल्ट्स दे रही है, कहाँ से कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया मेरे संबंध में, जी जी, कि भैया ये हैं, इनसे पर्सनल ट्रेनिंग की बात करें। तो इसी तरीके से माउथ टू माउथ कैसे फैल रहा है, जब आप रिजल्ट्स दे रहे हो लोगों को, जब आप प्रूफ कर रहे हो कि जो आप मेरे पे पैसा स्पेंड कर रहे हो वो वर्थ इट है। ठीक है भाई, आपको इस फील्ड में लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं जी। तो आप अपने एक्सपीरियंस से हमें ये बताएं कि इस फील्ड में अगर कोई युवा उतरता है जी, तो उसकी करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, वो इसमें करियर देख सकता है, अपना परमानेंट करियर, जिससे उसकी जीवन चल सके। फिटनेस मॉडलिंग में क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति मॉडल बन गया है, मॉडल क्या है, कुछ नहीं, आप एक अच्छा शरीर ले रहे हैं, आप सुंदर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, इस बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मॉडलिंग जो हो रही है उसमें भी एक्टिव रहने का है। आप अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक, मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंतर मतलब थ्रू आप इन सब चीज़ों को अपने आप को प्रमोट करने का है। तो जैसे कि कंपनीज एडवर्टाइजमेंट के लिए, सप्लीमेंट्स कंपनी है या कोई क्लोथिंग ब्रांड है जो जिम के वियर बना रही है, लोअर है, टी शर्ट्स हैं, शेकर वाली बना रही हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसमें भी मॉडल्स की रिक्वायरमेंट है। अब मॉडल्स की किन की रिक्वायरमेंट है, फिटनेस इंडस्ट्री है तो फिटनेस से ही जुड़े हुए व्यक्ति चाहिए जो फिट दिखें जी, तो उसमें आपकी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। ठीक है ना। फिटनेस मॉडलिंग के लिए भाई मान के चलिए कि एक जिम वियर की टी शर्ट को लिए एक उनको मॉडल चाहिए जिसकी अच्छी मस्कुलर बॉडी हो, कहाँ मिलेगा वो, हम ही तो हैं, कौन है। अब उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ढूंढा जाएगा, आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आप अपने आप को ग्राइंड करें, साइन करें, खुद चमकें। हर फील्ड में ऐसे ही होता है, आपको खुद करना है सारी चीजें, खुद को अपने आप को स्टेबल करना है कि कंपनीज आपके पास अपॉर्चुनिटी लेकर आए जी। अब जैसे फिटनेस इंडस्ट्री की बात करिए आपने जी, इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। न्यूट्रिशन का कोर्स अलग से होता है, न्यूट्रिशन का कोर्स अलग है, हाँ, डिप्लोमा कोर्स अलग है, डिग्री कोर्सेज अलग हैं। तो इसके डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज क्या क्या होता है, कुछ बताएं हमें। देखो, जैसे न्यूट्रिशन के लिए कोर्सेज हैं, इसमें डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है। डाइटिशियन का कोर्स है, बहुत सिंपल सा एक कोर्स बताना चाहूंगा, शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ आपके थ्रू। DNHE ये इग्नू कराता है, ठीक है, जो ओपन इग्नू है जी जी, ओपन बोर्ड है जी, वो कराता है DNHE, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, ये 1 साल का है, लो कॉस्ट पर होने वाला एक कोर्स है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। 12 क्राइटेरिया क्या है इसका? 10+2, वही 10+2 चाहिए, बस 10+2 उसके बाद आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये डिप्लोमा है। बॉडी मैकेनिक्स, बॉडी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए स्पेशल पॉपुलेशन कोर्सेज होते हैं, ACE ये है, और IFSC ये भी कराते हैं, और बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट संस्थानें हैं जो इस तरीके के कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। कोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स है, कोई भी कर सकता है, 10+2 वाला बच्चा। ठीक है, ये हो गया डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही है। ठीक है, इसके बाद जिसके पास डिग्री कर ली इसने, हाँ जी, उसके बाद आपकी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। भाई आप कहीं पर डाइटिशियन बन सकते हो, अगर आपने बॉडी मैकेनिक्स का या फिजियोलॉजी का या बॉडी एनाटॉमी का कोर्स किया है, किसी जिम में इंस्ट्रक्टर लग सकते हो, या किसी क्लब में, जैसे कि सरकारी विभागों के या प्राइवेट कंपनी के या किसी सोसाइटी के क्लब में जिम इंस्ट्रक्टर की जरूरत है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड व्यक्ति ही हर जगह मांग है।
बिना सर्टिफिकेशन के आपको उतनी मान्यता नहीं मिलेगी। आप कार्य जरूर कर सकते हैं, क्योंकि देखो कुछ जिम जो ओनर्स हैं वो हर बार तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेंडिचर खर्च करना चाहते हो, कम वाले भी हैं। तो वहां पे बहुत सारी जगहों जिम पे इस तरीके से काम चल रहा है कि जो सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं है चल रहा है, जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं इस तरीके से सर्टिफाइड ट्रेनर भी नहीं है, बहुत सारे हैं। फिर वो उनके गलत मिस गाइडेंस की वजह से बच्चों को दिक्कतें भी होती हैं, है ना। तो सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है बॉडी बिल्डिंग में, चाहे आप डाइटिशियन का करें, चाहे आप न्यूट्रिशन का करें, चाहे आप बॉडी मैकेनिक्स का करें, चाहे फिजियोलॉजी का करें, चाहे आप एनाटॉमी का करें। विभिन्न विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन करने से आपकी योग्यता बढ़ती है। भाई आपको इस फील्ड में लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं जी। तो आप अपने एक्सपीरियंस से हमें ये बताएं कि इस फील्ड में अगर कोई युवा उतरता है जी तो उसकी करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, वो इसमें करियर देख सकता है अपना परमानेंट करियर, जिससे उसकी जीवन चल सके। जैसे कि मैं 10 से 12 साल से फिटनेस इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ, मैं अपने अनुभव से ये बात कहना चाहूंगा कि इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन ये बहुत हाई एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स है। ठीक है। मध्यम वर्ग परिवार के लिए किसी भी छात्र को यहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। कैसे? एक मध्यम वर्ग परिवार के लिए आप ये सोच के देखो, एक छात्र है जो 12th पास आउट हुआ है, वो बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाना चाहता है। बॉडी बिल्डिंग में सर्टिफिकेट करके, डिग्री करके, बॉडी से संबंधित बात नहीं हो रही है, आप वो सर्टिफिकेट किया, हाँ, उस सर्टिफिकेट की बिना पर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो कंपटीशन, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को कॉम्पिटिट करने के बाद सर्टिफिकेट पाकर जॉब पाना एक अलग चीज है। ठीक है। इन दोनों में आप हमें बताएं कि हाँ दोनों जी। जैसे पहले आपने कोई अच्छा कोर्स किया, मास्टर्स कर सकते हैं आप, चाहे तो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। जितना बड़ा कोर्स करेंगे उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी। तो आप डिग्री कोर्स करें, अच्छे कॉलेज से करें, इंडिया में भी कंडक्ट, मतलब यहाँ पर आप ये सोच लो कि भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस, विश्वविद्यालय हैं जो इसमें अच्छे अच्छे कोर्स करा दे रहे हैं, बायो मैकेनिक्स के, बायोलॉजी के, ये सारी चीजें। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की बात करें तो मैं तो पर्सनली, जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? हाई एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, निवेश ऐसा कि आपको निरंतर निवेश करना है। आप शरीर को पैसा लगाते जाओ, लगाते जाओ, आप जितना गहराई में उतरते चले जाओगे पैसा उतना बढ़ता चला जाएगा, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। ठीक है। पैसा सिर्फ लग रहा है, घर वाले आपके ये खर्चे वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस युवा अवस्था में बच्चे ये सब चीजें कर रहा है, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा 20-20, 25-25 हजार रुपए का खर्च कर रहा है महीने में अपने ऊपर, और जहां पर कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं है। ठीक है ना। तो वैसे तो अपॉर्चुनिटी है, आप अपने हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो बिल्कुल करें, मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएं, आप कंपटीशन में एग्जाम, वो जो ये बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन हो रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करें। आप स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू, आप जैसे रेलवे है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, जी जी, प्राइवेट कंपनी तक बकायदा, जैसे कि रिलायंस है और टाटा है, ये भी आपको रिक्रूट को बोनस टाइप का जो सपोर्ट देती है स्पोर्ट्स पर्सन को स्पेशली देते हैं। ठीक है। स्कूल में जो टीचर्स लगते हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर हैं या कोचेस हैं, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो उस चीज पर किस तरह से कार्य कर रहा है, उसकी भविष्य की प्लानिंग कैसी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर कोई गरीब घर से है या मध्यम वर्ग परिवार से है तो ये जोखिम भरा हो सकता है कि आप रिस्क ले रहे हो। रिस्क क्यों ले रहे हो? क्योंकि भाई आप इतना बड़ा एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप जीतो कंपटीशन, जरूरी नहीं कि आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट आए, नेशनल सर्टिफिकेट नहीं आएगा, आप स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत नहीं आओगे, फिर तो सारी चीजें विफल है। कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं पार्ट टाइम के रूप में कर लूं जी, तो आगे क्या? मेरा ये सवाल है। मतलब अगर मान के चलो आपने अपने जीवन के 1 या 2 वर्ष पार्ट टाइम इस पे दे दिए, 2 वर्ष के बाद आपका क्या? या तो व्यक्ति ऐसा हो कि मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ ट्रेनिंग करानी है, जी। और
फिर कुछ और तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि दो पैर नाव में पैर रख के तो आप तैर नहीं पाओगे, ये नदी पार होगी ही नहीं, समझ रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपने कोई न्यूट्रिशन का कोर्स किया, ठीक है, अब आप बॉडी बिल्डिंग बिल्ड करने के चक्कर में नहीं है, अब आप अपनी योग्यता से पैसा कमा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये ज्यादा आसान वे है मेरे नजर में, बजाय इसके कि पहले आप बॉडी बनाओ, आप कंपटीशन खेलो, फिर उसका सर्टिफिकेट से स्पोर्ट्स कोटे में अप्लाई करो। बजाय इसके आप 12th के बाद किसी भी अच्छे कॉलेज से डिग्री करें या डिप्लोमा करें, फिटनेस इंडस्ट्री से जितने भी जुड़े हुए कोर्सेज है, बॉडी बिल्डिंग से आप सर्च करेंगे, आपको दिख जाएंगे, उन पे काम करें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। देश विदेश में दोनों ही जगहों पर इसके लिए कोर्स कराए जाते हैं। जितने बड़े संस्थान से जुड़कर आप ये कोर्स करोगे, उतनी ही आपकी वैल्यू अच्छी होगी। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, फिटनेस का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, मतलब लोग वह फिटनेस की बातें भी कर रहे हैं और फिट रहना भी चाहते हैं। तो उस कारण से इतनी बातें होने के कारण या इतना पॉपुलर होने के कारण अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जी। जिस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है जी, उस हिसाब से इसमें जॉब अच्छी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं बढ़ पा रही है, या फिर इसमें पैसा इतना क्यों नहीं हो पा रहा जनरेट कि ये इंडस्ट्री जॉब दे सके, प्रॉपर जॉब, फुल टाइम जॉब। फिटनेस इंडस्ट्री में इतना पैसा क्यों नहीं है, किसी एक प्लेयर के लिए इंडिविजुअली पैसा क्यों नहीं है? जी जी, बड़ी कंपनियों के लिए पैसा है, पूंजीवादी लोगों के लिए छकपक पैसा है। आप देखो आज की डेट में फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हजारों तरीके के उत्पाद है। जी जी जी, खाने का अलग है जी, पहनने का अलग है जी, चलने का अलग है, ओढ़ने का अलग है, और भी पता नहीं कितने जितनी चीजें मैं जानता नहीं, क्रीम ले लो, ये लगा लो, वो कर लो, सब चीजें हैं। मतलब हर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सिर्फ किसकी, जो इसके कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीवादी है जी जी, लेकिन जो इसके कंज्यूमर हैं उनको कोई लाभ नहीं है। जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। क्या, एक प्लेयर है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कंपटीशन जीता हुआ है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है जी। बजाय इसी के एक दूसरा व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है, ना उसने कोई कंपटीशन खेला, ना ही उसने कोई सर्टिफिकेट करा है, लेकिन बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि भैया उसके पास उसकी पीआर टीम है जी, वो खुद को प्रमोट कर रहा है, वो रीले बना रहा है, वो वीडियो बना रहा है, वो गलत नॉलेज फेंक रहा है। आपने सुना होगा अभी बीच में तरुण गिल जी जी है ना, वो तो टीवी टॉक चलते रहते हैं, तरुण गिल मैगी बना दिया। अब बाद में उससे ये पूछा गया कि मैगी खा के बॉडी कैसे बनी, तो उन्होंने कह दिया ये तो सिर्फ एक पब्लिक स्टंट था, है ना। तो अब सोच के देखो, जो एक जेन्युइन प्योर सोल वाला पर्सन है ना, उसके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। क्यों भैया, क्या करोगे लास्ट में? एक स्पोर्ट्स पर्सन के पास, बॉडी बिल्डर के पास एक लास्ट ऑप्शन जो मेन अर्निंग सोर्स बनता है इंडिया के अंदर, वो है जिम। कि भैया मैं एक बॉडी बिल्डर था, मैंने कंपटीशन खेले, मैंने अपने शहर में अपना नाम कमाया, उसके बाद मैंने अपना एक जिम खोल दिया। जिम मेरी आय का मुख्य स्रोत बना। जैसे आपने अभी जिम की बात करी कि कोई भी अगर बॉडी बिल्डर को अच्छा कंपटीशन में जीतता है तो वो चाहे तो अपना जिम खोल सकता है जी। तो आपके हिसाब से जिम खोलने में कितना, मतलब एक कॉस्ट कितना आता है एक जिम, अगर हम औसतन माने तो एक जिम अगर कोई खोलना चाहे, मतलब ये भी एक बिजनेस का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लोग फिटनेस के प्रति अब जा रहे हैं धीरे धीरे। तो एक जिम खोलने में, उसको प्रॉपर सेटअप करने में और उसको चलाने में एक औसतन कितना खर्चा आता है? जिम के व्यापार में जो सबसे मुख्य बात है, मैंने अभी तक जो 10 से 12 सालों के कार्य में अपने अनुभव करी है जी, वो सबसे मुख्य चीज है कि जिम की प्रॉपर्टी का ओन होना। आपकी अपनी प्रॉपर्टी है अगर जिम की, तो आप उसमें 10 से 15 लाख रुपए निवेश करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका अपना जिम है हाँ। और आप जहाँ पे जिम खोले हो वो जगह भी आपकी है, जिस जगह पर जिम खुली है ना, वो प्रॉपर्टी आपकी है। अन्यथा क्या होगा, क्या बताओ, कि जिस जगह पे जिम आपने खोली है वहां पे आपने किराए पे लिया है, किराए पे जब आप जिम लोगे, उसका रेंट, फिर बिजली का खर्च, फिर ट्रेनर का खर्च, फिर काम वाली का खर्च, फिर छोटी मोटी जो सर्विसेज हो रही हैं, तो प्रॉफिट कहाँ है?
गली गली में आज की डेट में जिम है। जी जी। है ना। तो एक अच्छा खासा जिम खोलने के लिए आपको 10 से 15 लाख रुपए का निवेश करना पड़ेगा। ठीक ठाक जिम है। जी जी। हायर क्लास की कोई लिमिट नहीं है। हाँ। मिनिमम है 15 लाख रुपए तो आप मान के चलो। क्या ये मतलब जो ये जिम खोल रहे हैं या फिर इनके लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है या कोई सब्सिडी नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, कोई सब्सिडी नहीं, कोई सब्सिडी नहीं। जिम एक प्राइवेट बिजनेस है। ठीक है। इसमें सरकार की कोई योगदान नहीं है। हाँ, सरकार को टैक्स जरूर देना पड़ेगा। ये योगदान है सरकार का कि सरकार को टैक्स जरूर देना है हमने, क्योंकि एक ये मतलब कमर्शियल एक्टिविटी है, कमर्शियल चीज है वो। कमर्शियल आपने जब कोई खोला है तो उसका तो आपको पे करना पड़ेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा बस। और तो कुछ नहीं है। जिम खोलने के लिए कोई भी अगर ये चाहता है कि मैं अपना जिम खोल के पैसा कमा लूं इस निवेश से, तो सबसे पहली जो वो कहते हैं ना कि एलिजिबिलिटी, जी जी, क्राइटेरिया जो है वो सबसे पहले ये आपकी आता है कि आपकी प्रॉपर्टी अपनी, जमीन आपकी अपनी है, आप उस पर बिल्डिंग खड़ी करो, आप एक सिंगल होल बना दो, 4 मशीनें रख दो, काम चलता रहेगा। आप कितनी भी बड़ी जमीन वो जिम बना लो, लेकिन अगर वो रेंटल है, आप देखोगे एक समय बाद वो बंद हो गई, एक समय बाद उसकी लोकेशन चेंज हो गई, एक समय बाद मतलब उसका कुछ ना कुछ पतन का कारण बनेगा ही बनेगा। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो गोल्ड जिम को देखते आ रहे हैं 20 साल से चक्राता रोड पे। बहुत पुराना। देखो बात समझो, वो एक चेन है, वो फ्रेंचाइजी के अंतर्गत चल रही है, जिसका एक अपना स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा रहा है। तो जो प्रीमियम लोग हैं, जो उसके कंज्यूमर हैं, प्रीमियम कंज्यूमर, वो हमेशा बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं साख गोल्ड जिम की, ठीक है। लेकिन एक इंडिविजुअल जिम जो अपने आप से खोला गया है ना, उसमें क्या है, आपकी कोई गाइडलाइन तो है नहीं कि आप इस गाइडलाइन को फॉलो अप नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, तो उसकी चलने की संभावनाएं कम ज्यादा हो जाती हैं। कि भाई गोल्ड जिम में मान के चलो, उदाहरण के लिए कह दिया गया कि भैया पानी जो है कांच की गिलास से ही पिया जाएगा गोल्ड जिम में, तो ये एक गाइडलाइन है जो फॉलो की जा रही है सभी गोल्ड जिम में। लेकिन जो एक व्यक्तिगत अपना निजी जिम खोला गया है, उसमें तो आप किसी भी तरीके से पी लो, जी जी, तो उसके फिर स्टैंडर्ड भी अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो फिर आपकी चीजें भी आपकी अप एंड डाउन हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि चलेगा ही चलेगा, या कितने समय चलेगा, लेकिन अगर आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो आपका जिम चलेगा ही चलेगा। आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर चल रहा है जी, इसमें अफवाहें, गलतफहमी और गलत न्यूज जी और गलत सीख जी बहुत आसानी से स्प्रेड हो रही है जी। जैसे आजकल हम यूट्यूब में ही देख लें या फिर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे देख लें, इन्फ्लुएंसर की, फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तादाद बढ़ते जा रही है जी। कोई भी 1 महीना जिम करा, उसके बाद फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन के तैयार हो जाता है, या फिर कुछ भी, भले जिसे प्रॉपर नॉलेज भी ना हो वो भी नॉलेज दे रहा है जी। इसके लिए एक आम आदमी या आम युवा जो भी है, जो भी अपना फिटनेस को सही रखना चाहता है, वो किसको फॉलो करे या किसको फॉलो ना करे? देखो, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कि कौन सा इन्फ्लुएंसर अच्छा है, कौन सा इन्फ्लुएंसर बुरा है। मैं किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, अपने अनुभव से मैंने जितनी चीजों को जाना है, ये कि कौन पर्सन जेन्युइन है, मतलब क्या आप मार्केट में बेच रहे हो या क्या आप ज्ञान दे रहे हो, ये बहुत मुख्य है। आप आने वाली युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश कन्वे कर रहे हो, या आपका दिमाग कितना मनी माइंडेड, जी जी, ये डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने अभी पहले आपसे बताया था, देहरादून के अंदर जो मेरे लिए सर्वमान्य है, जी जी, KN शर्मा सर, केशव नारायण शर्मा सर हैं, बॉडी टेम्पल जिम के फाउंडर। और अगर पूरे इंडिया लेवल की बात की जाए तो एक ही व्यक्ति का नाम लूंगा इन्फ्लुएंसर्स में, वो है द्रोणाचार्य द जिम के ओनर ही होंगे, हाँ, मिस्टर मुकेश गहलोत सर हैं। मतलब जो नॉलेज वो देते हैं ना, जब आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से या फेसबुक अकाउंट से या आप उनकी यूट्यूब वीडियो से ये सारी चीजें देखोगे ना, तब आपको ये सच में पता चलेगा कि एक जेन्युइन कंटेंट जो होता है, जो सच में यूजफुल है, जो किसी के लिए वो नहीं है, फैंसी कंटेंट नहीं है। जी जी। क्या होता है, इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, अपने आप की वीडियोस पे व्यूअर्स पाने के लिए फैंसी चीजें करते हैं। जैसे क्या, अभी आपने हाल फिलहाल में तरुण गिल का, बहुत 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ये तरुण गिल का बहुत ट्रेंड चल रहा था, मैगी खा के बॉडी बनाओ, प्रोटीन में अल्कोहल डाल के पियो, मैं बर्गर खाता हूँ पोस्ट वर्कआउट में, KFC खा रहा हूँ, या अलग अलग तरीके के लोग हैं, पेचीदा हरकतें करते हैं। ये सब कंटेंट क्रिएटर है, इनको व्यूअर्स चाहिए, इनको
किसी को ज्ञान नहीं देना, इन्हें सिर्फ अपना घर भरना है, इन्हें अपने पैसे कमाने हैं। लेकिन जो पर्सन सच में किसी की हेल्प करना चाहता है, जो सच में बॉडी बिल्डर, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल तक के लिए, यहाँ तक कि कई बार सर की बात मैं भी अप्लाई करता हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि देखो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, हमेशा इंसान सीखता रहता है, कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो सकता। मिस्टर मुकेश गहलोत, द्रोणाचार्य द जिम, ये दिल्ली में है जी, और उनके भी सर थे, धवन सर हैं जी। मिस्टर मुकेश गहलोत सर के जो गुरु हैं वो धवन सर हैं। वो भी बहुत जेन्युइन पर्सन है, पूजनीय है। मतलब उनकी वीडियोस आप देखें, मैं तो आपके मंच के उससे ये कहना चाहूंगा लोगों से कि जो भी व्यक्ति फिटनेस से 1% भी लव करता है वो सिर्फ उन्हीं को सुने, उन्हीं को देखे, अन्यथा सबको त्याग दे। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आए और हमें थोड़ी सी और नॉलेज दी फिटनेस के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं बहुत खुश हूँ।